भाभी, मौके पर मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरा दोस्त विवेक तो बाहर चला गया है। अब हमें प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता है ना जान? हाँ हाँ देवर जी, आपने जैसा बताया था वैसा ही मैंने किया। पता नहीं अभी बेचारा कहाँ होगा, बाहर में क्या कर रहा होगा। ये सब छोड़ो, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। क्या करें, उसे तो बाहर भेज दिया है। वैसे भी घर में हमारे अलावा कोई आने वाला नहीं है। हाँ देवर जी, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं आएगा और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है। मैं आपसे ऐसा प्यार करूंगी कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। सोनापुर नाम के एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक लड़का रहता था। विवेक के माँ बाप का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। अपने पिता से मिली थोड़ी सी जमीन पर वो खेती करता और किसी तरह अपना गुजारा चला लेता था। विवेक का इस दुनिया में कोई अपना नहीं था, न कोई रिश्तेदार, न ही कोई सहारा। वो बिल्कुल अकेला जीवन जी रहा था। एक दिन वो अपने खेत से काम खत्म करके घर लौटता है और अपने लिए खाना बनाने लगता है। घर के बाहर बैठी पड़ोस की चाची रोज की तरह उसे देख रही होती हैं। अरे बहन, जरा इस विवेक को देखो, कितना अच्छा लड़का है यार। सबसे कितना प्यार से मिलजुल कर रहता है और सबसे कितना प्यार से सबसे बात करता है। लेकिन आज तक विवेक किसी से झगड़ा नहीं किया है। लेकिन विवेक बेचारा अनाथ है। हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। मैं भी इसे रोज देखती हूँ। हर दिन खेत में जाता है, मजदूरी करता है और थका हुआ घर वापस लौट कर आता है और अपने हाथों से खाना बनाता है। मुझे तो विवेक बहुत अच्छा लड़का लगता है, स्वभाव से भी बहुत अच्छा है। मैं सोच रही हूँ कि मेरी माया के लिए ये ठीक रहेगा। क्यों ना इसकी शादी करा दी जाए। आप जरा उससे बात करके उसे शादी के लिए मना लो। पूनम, तूने तो मेरे मुंह की बात ही छीन ली। मैं भी यही कहने वाली थी। ऐसा लड़का ढूंढने से नहीं मिलेगा। विवेक बहुत अच्छा है। मुझे उस पर पूरा विश्वास है कि वो माया को खुश रखेगा। माया के लिए यही ठीक रहेगा। ना इसके माँ बाप हैं, ना कोई रिश्तेदार, और माया को भी ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीदी, आप तो मेरी हालत जानती ही हो। मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं अपनी बेटी के लिए कोई खर्चा नहीं कर पाऊंगी। आप जरा उससे ठीक से बात करके समझ बुझकर हमको बताना। हमको तो विवेक बहुत अच्छा लगता है। पूनम, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उससे बात करती हूँ। मुझे विवेक पर पूरा विश्वास है। वह एक अच्छा, समझदार और अच्छे स्वभाव का लड़का है। मुझे लगता है कि वह अपनी शादी का खर्चा खुद ही उठा लेगा। तो फिर ठीक है दीदी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो और भी अच्छा है। आप उससे बात कीजिए। फिर चाची विवेक के घर पर जाकर उससे बात करती हैं। अरे चाची, आप आई हैं? कुछ चाहिए आपको क्या? नहीं बेटा, कुछ नहीं, बस तुमसे थोड़ी बात करनी थी। हाँ चाची, बोलिए ना, क्या बात है? मैं तुझे रोज देखती हूँ। तू खेत में रोज काम करने जाता है और तुम दिन भर काम करता हो। थका हुआ आता है और अपने हाथों से खाना बनाकर खाता हो। तो मेरा कहना है, तुम क्यों ना तुम शादी कर लेते हो कि घर का काम आधा आधा बटा जाएगा और तुम्हें घर के काम पर ध्यान बिल्कुल नहीं रहेगा। आप क्या कह रही हैं चाची? मैं तो शादी के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। और हाँ, मेरी शादी कौन करवाएगा? मैं तो एक अनाथ खड़ा हूँ, न मेरा आगे कोई है न पीछे। मेरा कौन करवाएगा शादी? और मुझसे शादी कौन करेगा? अरे बेटा, ऐसा तुम क्यों सोचते हो? मैं हूं ना, मैं तेरी शादी करवाऊंगी। मेरी नजर में एक बहुत अच्छी लड़की है, मेरी बहन की लड़की है। अगर तुम हाँ कहो तो मैं अपनी बहन की लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूंगी। ये बात सुनकर विवेक खुश हो जाता है और चाची से बोलता है, चाची, आपको जैसा सही लग रहा है वैसा ही कीजिए। हमको कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मेरा कौन है? कोई नहीं है। आपने मेरे बारे में इतना बड़ा सोचा, यही हमारे लिए बहुत है। चाची, आप जैसे सोच रही हैं वैसा ही कीजिए।
हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बेटा, मेरी बहन भी मेरी ही तरह गरीब है। जिस लड़की के बारे में बता रही हूँ उसका नाम माया है। उसके पिता भी नहीं है और मेरी बहन कुछ खर्च नहीं कर पाएगी। तो क्या तुम शादी का खर्चा उठा पाओगे? जी चाची, आप टेंशन मत लीजिए। मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, थोड़े बहुत पैसे जमा करके रखे हुए हैं। मुझे लगता है उतने पैसे में काम हो जाएगा। मैं सब संभाल लूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। फिर चाची और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती हैं। इसके बाद माया और विवेक की शादी करवा दी जाती है। शादी के बाद माया विवेक के घर आ जाती है। माया देखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इतनी सुंदर पत्नी को पाकर विवेक बहुत खुश हो जाता है। एक दिन बाद विवेक का एक दोस्त घर पर आता है और कुछ कहने लगता है। अरे विवेक दोस्त, मैंने सुना है तूने शादी कर ली। माफ करना यार, तेरी शादी में मैं नहीं आ पाया। क्या है ना, मैं किसी काम से शहर गया हुआ था, लेकिन आज ही लौट कर आया हूँ। और कहाँ है मेरी भाभी? भाभी को बुला दो, अभी तक मैंने देखा भी नहीं है। फिर विवेक माया को बुलाता है। माया को देखते ही राजू उसे देखता ही रह जाता है। राजू को माया बहुत पसंद आती है। वो माया को मुंह दिखाई में गले का हार देता है। ये सब देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। जी भैया, ये हार तो बहुत अच्छा है, हमको बहुत पसंद है। आपको बहुत बहुत शुक्रिया भैया। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन विवेक खेत में गए होते हैं, तभी राजू मौका देखकर माया के पास आता है और उससे कुछ कहने लगता है। माया, मुझे तुमसे कुछ बात कहना है। हाँ हाँ देवर जी, बताइए क्या कहना चाहते हो। पहले ये तो बताओ, आप पीछे क्या छुपा रहे हो? ये देखो माया, तुम्हारे लिए मैं चांदी का पायल लेकर आया हूँ। अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है देवर जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवर जी। लेकिन एक बात बताओ, मेरे लिए इतना महंगा महंगा चीज क्यों लाते हो? तो क्या है ना भाभी, मैं शहर आते जाते रहता हूँ। वहाँ कोई चीज देखता हूँ तो आप याद आ जाती हैं, फिर मैं आपके लिए ले लेता हूँ। वैसे भी मुझे सस्ती चीजों का शुरू से शौक नहीं रहा। क्या हुआ भाभी, आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मुझे तो इन सब चीजों का शुरू से ही बहुत शौक है। हमको बहुत शौक है कि शादी के बाद अच्छे अच्छे गहने पहनूं, अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनूं। लेकिन विवेक जब से शादी करके लाया है, तब से ना अच्छे कपड़े ला कर देता है, और लाते भी है कोई चीज तो सस्ती वाली लाता है जो मुझे पसंद नहीं आती है। विवेक तुम्हें क्या ही दे पाएगा? वो तो एक गरीब अनाथ बेचारा लड़का है। वो तुम्हें ऐसी चीजें कहाँ से देगा? तुम्हें जो पसंद है वो उसके बस की बात नहीं है। मुझे तो लगता है तुमने उससे शादी करके गलती कर दी। तुम्हारी शादी तो किसी बड़े घर के अच्छे लड़के से होनी चाहिए थी, जो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। तुम भी किसके चक्कर में पड़ गई? राजू अपनी बातों में माया को जाल में फंसा लेता है और माया भी उसकी बातों में आ जाती है। फिर वो रोज मौका देखकर विवेक के घर आने लगता है। राजू माया के लिए नई नई चीजें लाता है और विवेक को धोखा देकर उससे चोरी छिपे मिलने लगता है। एक दिन राजू माया से कहता है, माया, हम कब तक ऐसे चोरी छुपे मिलते रहेंगे? एक काम करो, विवेक को किसी काम का बहाना बनाकर यहाँ से कुछ महीनों के लिए बाहर भेज दो, फिर हमें किसी बात की चिंता भी नहीं रहेगी। ठीक है राजू, मैं ऐसा ही करती हूँ। किसी बहाने से विवेक को बाहर भेज देती हूँ। उसके बाद हमें कोई डर नहीं रहेगा और हम दोनों खूब ऐश करेंगे। फिर एक दिन माया विवेक से कहती है, सुनिए जी, आप कब तक ऐसे खेत में काम करते रहेंगे? इस छोटे टुकड़े जमीन में आखिर कितनी फसल हासिल होती है? उसमें हमारा गुजारा कैसे होगा? और अभी तो हम दोनों हैं, कल हमारे बच्चे होंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा? आपने कभी सोचा है? मैं शादी से पहले पता नहीं क्या क्या सोच कर आई थी, लेकिन यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं है। मैं कितने दिनों से एक ही साड़ी पहन रही हूँ और आप एक भी नई साड़ी नहीं दिला सकते हैं। क्या आपको ये नहीं लगता कि खेती छोड़ देनी चाहिए और कोई व्यापार करना चाहिए? तुम ठीक कह रही हो माया, आखिर मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आता है। आप गांव से कुछ दिन के लिए शहर चले जाइए,
और वहाँ जाकर अच्छे वाला व्यापार कीजिए। जब अच्छे खासे पैसे हो जाएं तो वापस आ जाइएगा, फिर उससे यहाँ कोई नया व्यापार कर लेंगे। यहाँ गांव में रहकर कुछ नहीं होने वाला है। माया, ऐसे तो मैं जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम कह रही हो तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन मेरी एक शर्त है, उसे मानोगी तभी मैं जाऊंगा। आजकल पत्नियां अपने पति को किसी बहाने से बाहर भेज देती हैं और किसी और से प्यार करने लगती हैं। इसलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी से बात नहीं करोगी और मुझसे ही प्यार करोगी, तभी मैं जाऊंगा। ठीक है मेरे पति जी, मैं आपको समझती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं ठीक से घर पर रहूंगी, आप चिंता मत कीजिए, आप आराम से जाइए। इतना कहकर विवेक भारी दिल और नम आंखों के साथ घर से निकल जाते हैं। विवेक अपने दोस्त राजू से मिलकर उससे कुछ कहता है। राजू, मैं कुछ महीनों के लिए व्यापार करने शहर जा रहा हूँ। मेरी माया का ख्याल रखना। तू तो जानता है, तेरे अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है। माया को तेरे भरोसे छोड़कर जा रहा हूँ। बस उसे कोई तकलीफ ना हो, उसका ध्यान रखना। और जब भी समय मिले उसके लिए खाने पीने की चीजें ले आना और उसका हालचाल लेते रहना। अरे हाँ दोस्त, ये भी कोई कहने की बात है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, उसकी फिक्र मत करो। और हाँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वापस आ जाना। फिर विवेक गांव छोड़कर शहर व्यापार करने चला जाता है। भाभी, मौके पर मैं आ गया हूँ, लेकिन मेरा दोस्त विवेक तो बाहर चला गया है। अब हमें प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता है ना जान? हाँ हाँ देवर जी, आपने जैसा बताया था वैसा ही मैंने किया। पता नहीं अभी बेचारा कहाँ होगा, बाहर में क्या कर रहा होगा। ये सब छोड़ो, अब मुझसे रहा नहीं जाता है। क्या करें, उसे तो बाहर भेज दिया है। वैसे भी घर में हमारे अलावा कोई आने वाला नहीं है। हाँ देवर जी, यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं आएगा और हमारे बीच कोई नहीं आ सकता है। मैं आपसे ऐसा प्यार करूंगी कि आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। इधर विवेक शहर पहुंच जाता है। शहर पहुंचते ही विवेक देखता है कि उसके पैरों की चप्पल टूट जाती है। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद उसे एक दुकान दिखाई देती है और वो उस दुकान के पास जाता है। अरे भाई, मेरा एक चप्पल टूट गया है, क्या आप इसे सी सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मेरा तो यही काम है। दे दो, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अच्छा भाई, लेकिन आप कितने पैसे लोगे? अब क्या कहूँ, तुम कुछ पैसे दे देना। अच्छा ठीक है भाई। दुकानदार उसकी चप्पल ठीक करके उसे दे देता है। उसके बाद विवेक उसे 2 रुपए देता है। अरे क्या, सिर्फ 2 रुपए? विवेक को लगता है कि शायद हमने उसे कम पैसे दिए हैं, इसलिए हम उसे फिर से 5 रुपए देते हैं। अरे ये क्या 5 रुपए? तुम्हें शायद अभी हमारे बारे में पता नहीं है। चलो चुपचाप जो मैंने कहा था वही दो। अरे भाई, तुमने ही तो कहा था कुछ दे देना, तो मैंने तुम्हें दुगना करके दे दिया हूँ। फिर भी तुम्हें कम लग रहा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने तुमसे क्या कहा था? कुछ दे देना। तो मैं बस वही कुछ चाहता हूँ। कुछ का मतलब क्या है और मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ वो मैं नहीं जानता। मैंने चप्पल सीने के बदले में कुछ मांगा था और तुमने हाँ कहा था। अब तुम कुछ दो। ये सब सुनकर विवेक का सिर चकरा जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वहाँ एक बड़ा आदमी आता है और विवेक उसे रोककर कुछ कहने लगता है। सुनिए काका, प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मैंने इस दुकानदार से चप्पल सिलवाई थी। बदले में जब मैंने पैसे पूछे तो इसने कहा कुछ दे देना। मुझे लगा अपने मन से पैसे दे दूंगा, लेकिन अब जब मैं पैसे दे रहा हूँ तो ये कम बता रहा है और अब पैसे के बदले कुछ मांग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चाहता है। वो बूढ़े दादा सारी बात समझ जाते हैं और विवेक से कहने लगते हैं। तुम यहाँ नए आए हो? जी काका, मैं अभी अभी गांव से नया आया हूँ और शहर में पहली बार आया हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ। सोनू भाई, एक काम करो, तुम्हें जो कुछ चाहिए ना, मेरे साथ चलो, अभी कुछ देता हूँ। फिर दादा दुकानदार और विवेक को अपने घर ले जाते हैं। दोनों को बाहर खड़ा करके दादा घर के अंदर जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक मटका में कुछ रख कर बाहर लेकर आते हैं और उसे दुकानदार से पूछते हैं। सुनो भाई, एक बात बताओ, इस मटके के अंदर क्या है? इसमें कुछ तो है। अच्छा तो लो भाई, तुम्हारा कुछ तो मिल गया ना। चलो इसमें से अपना कुछ ले लो और यहाँ से निकलो। दुकानदार का मुंह उदास हो जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता। तो अपने आप को बहुत समझदार समझते हो ना। अभी तो तुमने खुद ही कहा था कि इसमें
कुछ है। तुम्हें कुछ ही चाहिए था ना, तो लो, अपना कुछ उठाओ और यहां से जाओ। दुकानदार पर उसकी ही चाल भारी पड़ जाती है। वो सिर झुकाकर वहां से चला जाता है और मन ही मन सोचता है, कहां से आ गया ये बूढ़ा, इसने तो सारा खेल बिगाड़ दिया। मैंने सोचा था नया नया शहर आया है, इसे थोड़ा बेवकूफ बना लूंगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। इसे मैं बाद में देख लूंगा। उसके जाने के बाद बूढ़े दादा विवेक से कहते हैं, देखो बेटा, तुम अभी नए नए यहाँ आए हो, यहाँ किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करना। इस शहर में बहुत चालाक लोग रहते हैं, तुम्हें बहुत संभल कर रहना होगा। तुम मुझे चेहरे से सीधे साधे लगते हो, लेकिन यहां सीधा साधा आदमी जल्दी फंस जाता है। हर कदम पर लोग तुम्हें लूटने की कोशिश करेंगे। यहां रहना आसान नहीं है बेटा, इसलिए हमेशा होशियार रहना। काका, यहाँ पर मैं मजबूरी में आया हूँ। दरअसल मैं व्यापार करना चाहता हूँ। गांव में मेरा छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, उसमें कुछ खास फसल हो नहीं पाती, इसलिए मैंने सोचा कि शहर में कुछ व्यापार कर लूँ। थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे तो फिर मैं अपने गांव लौट जाऊंगा। तब तक काका मुझे यही रहना पड़ेगा। काका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे उस दुकानदार से बचा लिया। पता नहीं वो मुझसे क्या क्या ठग लेता, मैं तो फंस ही गया था। काका, क्या मुझ पर एक और एहसान करेंगे? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, अगर हो सके तो मुझे रहने का कोई इंतजाम करा दीजिए। मैं उसके लिए पैसे देने को तैयार हूँ। बेटा, मैंने कहा ना, यहाँ रहना आसान बात नहीं है। खैर, ये सब बातें छोड़ो, तुम यहाँ व्यापार करने आए हो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हें यहाँ से कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रह सकते हो। दरअसल मैं और मेरी बेटी यहाँ रहते हैं। मेरी बेटी अपने मामा के घर गई हुई है, तब तक मैं अकेला हूं। तुम मेरे साथ रह सकते हो, और हाँ, तुम्हें बदले में मुझे कुछ देने की कोई जरूरत नहीं है। काका, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक वही रहने लगता है, उसी जगह व्यापार करने लगता है। वह सस्ते दाम में सामान खरीद कर लाता है और ऊंचे दाम में बेचता है। उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलने लगता है। इस बीच वो माया के लिए एक चिट्ठी भेजता है, जिसमें लिखा रहता है, प्रिय माया, मैं यहाँ शहर में ठीक हूँ, तुम्हें बहुत याद करता हूँ। मैंने थोड़ा काम शुरू किया है और उम्मीद है कि जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तुम अपना ख्याल रखना और मेरा इंतजार करना। तुम्हारा विवेक। ये सब सुनकर दोनों मजाक उड़ाने लगता है। बड़ा आया व्यापार करने वाला, अकल नाम की कोई चीज ही नहीं है उसमें। वो क्या व्यापार करेगा, और वहां जाकर भी शायद छोटे मोटे काम ही कर रहा होगा। वो मेरे जितना पैसा कभी नहीं कमा सकता, और सच कहूं तो उसे वहीं रहना चाहिए। वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वापस आ गया तो हम खुलकर मिल भी नहीं पाएंगे। और हाँ माया, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो बताओ, तुम किसके साथ रहोगी? तुम टेंशन क्यों लेते हो? मैं हूँ ना। अगर वो वापस आ भी गया तो भी तुम्हें अपना दोस्त ही मानता है। जैसे पहले सब चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। माया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। राजू, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब जो होगा हम दोनों साथ रहेंगे। फिर तय रहा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम शादी करेंगे। हाँ, लेकिन सब कुछ छुपाकर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं वादा करता हूँ माया, तुम्हें हर खुशी दूंगा। जो तुम चाहोगी सब मिलेगा। बस तुम साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दोनों चिट्ठी देखकर घबरा जाते हैं। वे आपस में धीरे धीरे बात करने लगते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं और प्यार भरे वादे करने लगते हैं। तभी राजू माया से कहने लगता है कि वह कुछ व्यवस्था करेगा, जो होगा देखा जाएगा। माया, मैं अपने घर जाता हूँ और अपनी माँ से बात करता हूँ कि मैं किसी और लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अगर ऐसा तुम बोलोगे तो सब समझ जाएंगे, क्योंकि तुम विवेक के दोस्त हो, और लोग मुझे पहचान जाएंगे कि मैं शादीशुदा हूँ। इससे अच्छा है कि तुम मुझे अपने साथ माँ के घर ले चलो। मैं कहूँगी, माँ, मैंने सोचा था कि शादी के बाद अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, अच्छे अच्छे जगह घूमूंगी। लेकिन विवेक, जो एक अनाथ लड़का था, मुझे छोड़कर कहीं चला गया, मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं रो रही थी, तभी उसका एक दोस्त आया। उसने मुझे सहारा दिया, 2 दिन अपने पास रखा, और आज मैं आपके पास आ गई हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो। ठीक है, तो चलो।
इतना बोलकर दोनों सब कुछ छोड़ देते हैं और माँ के घर निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर माया झूठ मूठ का नाटक करने लगती है और अपनी माँ से कुछ कहने लगती है। माँ, आपने कैसा लड़के से मेरी शादी कर दी। वो मुझे अपने घर तो ले गया, लेकिन कभी अच्छा से नहीं रखा। मुझसे खूब काम करवाता था और समय पर खाना भी नहीं देता था। मैंने सोचा था कि शादी के बाद अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, अच्छे अच्छे जगह घूमने जाऊंगी, लेकिन माँ, उसने तो मुझे छोड़ दिया। वो किसी और लड़की के साथ भाग गया है। मैं रोती रही, दिन रात उसका इंतजार करती रही। तभी उसका एक दोस्त मिला, उसी के साथ मैं आपके घर वापस आई हूँ। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे बचा लो। मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ चला गया है। बेटा रो मत, पहले शांत हो जाओ। मैं सब समझ रही हूँ, लेकिन बिना सच्चाई जाने हम कोई फैसला नहीं लेंगे। तुम यहीं रहो, डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। इधर शहर में विवेक दिन रात मेहनत करता रहता है। उसका काम धीरे धीरे बढ़ने लगता है, लेकिन उसके दिल में हर समय माया का ही ख्याल रहता है। एक दिन वो सोचता है कि अब माया के लिए कुछ अच्छा सामान खरीदना चाहिए, ताकि जब वो वापस जाए तो उसे खुश कर सके। माया के लिए कुछ अच्छा लेना चाहिए। वो हमेशा कहती थी कि उसे अच्छे कपड़े और गहने पसंद हैं। इस बार मैं उसके लिए नई साड़ी लूंगा और साथ में कुछ गहने भी, ताकि वो खुश हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जब मैं घर जाऊं तो माया के चेहरे पर मुस्कान हो, उसे लगे कि उसका पति उसके लिए सब कुछ कर सकता है। बस थोड़ा और मेहनत कर लूं, फिर मैं सब कुछ लेकर वापस जाऊंगा। विवेक खुशी खुशी बाजार जाने के लिए निकल पड़ता है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उसके पीछे क्या चल रहा है। उधर माया अपनी माँ के सामने झूठी कहानी सुनाती है। उसकी बातें सुनकर माँ घबरा जाती है और बिना सच्चाई जाने ही फैसला कर लेती है। वो सोचती है कि बेटी की जिंदगी अब राजू के साथ ही सुरक्षित रहेगी और जल्दी जल्दी माया की शादी राजू से करने का निर्णय ले लेती है। बेटा, अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो मैं तुम्हें अब उस घर वापस नहीं भेजूंगी। मैं तुम्हारी शादी राजू से करवा देती हूँ, वही तुम्हारा सहारा बनेगा। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं माया को कभी दुख नहीं दूंगा। मैं इसका हमेशा ख्याल रखूंगा। माँ, आप जो ठीक समझे वही कीजिए। अब मेरा कोई नहीं है, राजू ही मेरा सहारा है। कुछ ही दिनों में बिना ज्यादा सोच विचार के माया और राजू की शादी कर दी जाती है और शादी के बाद राजू माया को अपने घर ले जाता है, लेकिन घर पहुंचते ही उसकी माँ का व्यवहार बदल जाता है। वो माया को ताने मारने लगती है और उसे खरी खोटी सुनाने लगती है। अरे वाह बेटा, बड़ा काम किया है तुमने। किसी और की बीवी को अपने घर ले आए हो, यही सिखाया है मैंने तुम्हें। और तुम, शर्म नहीं आती? अपने पति का घर छोड़कर यहाँ आ गई। कल को तुम मेरे बेटे को भी छोड़ दोगी। माँ जी, ऐसा नहीं है, मैं तो मजबूरी में। मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। सच क्या है मैं सब समझती हूँ। यहाँ रहना है तो चुपचाप रहो, वरना दरवाजा खुला है। माया को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब उसके पास लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। अगले दिन माया सुबह सुबह उठकर खाना बनाती है, लेकिन राजू की माँ हर बात में कमी निकालती रहती है। कभी नमक ज्यादा, कभी स्वाद खराब बताकर उसे डांटती है। तभी माया खाना बनाकर सासू माँ को देने आती है। वहाँ राजू भी बैठा होता है। ये क्या खाना बनाया है तुमने? न ढंग का स्वाद, न काम करने की आदत। हमारे घर में ऐसे नहीं चलता। सुन लो बहू, ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगी। अगर इस घर में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी, वरना दरवाजा खुला है, जहाँ से आई हो वही चली जाना। और हाँ, ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करना। मैं सब समझती हूँ। तुम्हारी हर हरकत पर मेरी नजर है। एक भी गलती हुई ना तो ऐसा हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में सीखने की कोशिश कर रही हूँ। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। बस आप नाराज मत होइए। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर सब ठीक करूंगी। प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। माँ, ऐसे क्यों बोलती हो?
थोड़ा बहुत गलती हो जाता है तो प्यार से समझा देना चाहिए। हर बात पर डांटना ठीक नहीं है। चुप रहो तुम, बड़े आए हो इसके पक्ष में बोलने वाले। अपने पिताजी के पैसों पर इतना ऐश कर रहे हो। क्या तुमने कभी एक पैसा कमाया है? अब ये सब नहीं चलेगा, समझे तुम? ऊपर से पूरे गांव में मेरी नाक कटवा दी। किसी और की बीवी को उठाकर ले आए हो और अब मुझे ही समझा रहे हो। और तुम बहू, ज्यादा नाटक मत करो, मैं सब समझती हूँ। झूठ बोलकर यहाँ आई हो। अगर तुम दोनों ने मेरी मर्जी के खिलाफ एक कदम भी उठाया ना, तो मैं तुम दोनों को अभी इसी वक्त घर से निकाल दूंगी। इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। और हाँ, अब से काम में ढिलाई बिल्कुल नहीं चलेगी। सासू माँ इतना कहकर वहां से चली जाती है। माया रोते हुए आंगन में झाड़ू लगाने लगती है। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे होते हैं। तभी सासू माँ वहां पर आ जाता और माया को कहने लगता, ए माया सुन, क्या धीमे धीमे झाड़ू लगा रही हो? तुम्हारा और कोई काम नहीं है क्या? ये लो कपड़े, जाकर नदी किनारे धोकर आओ। और हाँ, आकर जल्दी से खाना भी बनाना। जी माँ जी। माया चुपचाप कपड़े उठाती है और नदी की ओर चल देती है। वहां पहुंचकर कपड़े धोने लगती है, लेकिन उसका मन कहीं और ही खोया होता है। मैंने क्या कर दिया जो मैंने किया ही नहीं? वही झूठ बोलकर माँ को बता दिया। विवेक तो कितना अच्छा था, सीधा साधा मेहनती लड़का। उसने मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं दी और मैं लालच में आकर सब कुछ छोड़ आई। थोड़े से गहने और पैसों के चक्कर में अपना घर बर्बाद कर दिया। आज देखो, मुझसे यहाँ कितना काम करवाया जा रहा है। कोई मेरी इज्जत भी नहीं करता। काश मैं समय को पीछे ले जा पाती। काश मैं विवेक के पास वापस जा पाती। इधर गांव में राजू के दोस्त उसे देखकर हंसी मजाक करने लगते हैं और उसकी शादी को लेकर चुटकी लेने लगते हैं। क्या बात है राजू, सुना है तूने चुपके से शादी कर ली और हमें बुलाया तक नहीं। कैसा दोस्त निकला तू, अकेले अकेले ही सब कर लिया। और हाँ, छोड़ ये सब, भाभी से तो मिलवा दे। कैसी हैं भाभी? अरे ये क्या दिखाएगा? खुद तो बाप के पैसों पर ऐश करता है, इतना पैसा होते हुए भी क्या कर लिया। और जानते हो, इसने तो सेकंड हैंड भाभी से शादी की है। इसलिए छुपा रहा है, कहीं कोई देख ना ले। हाँ यार, कुछ तो गड़बड़ है, वरना इतना बड़ा काम किया और हमें खबर तक नहीं दी। जरूर कोई राज है। दोनों दोस्त हंस हंस कर राजू का मजाक उड़ाते रहते हैं और राजू अंदर ही अंदर शर्म और गुस्से से भर जाता है और वहां से चुपचाप उठकर वापस घर की ओर आ जाता है। घर आकर राजू चुपचाप बैठ जाता है। वो गहरे सोच में डूब जाता है। मन ही मन खुद से बातें करने लगता है। मैंने क्या कर दिया? न चैन से जीने देता है ये सब, न ढंग से खाने पीने देता है, न गांव में इज्जत से रहने देता है। हर जगह लोग ताना मारते हैं। तभी अचानक माया की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ माया, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? इतना कहकर राजू माया को जल्दी से अस्पताल ले जाता है। जांच और इलाज के बाद डॉक्टर बाहर आकर उन्हें बताते हैं, माया माँ बनने वाली है और ध्यान रखिए, इसे कोई भारी काम नहीं करना है। पानी भी ज्यादा ना उठाए, इसे आराम की जरूरत है। आप इसका अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं इसका पूरा ध्यान रखूंगा। इतना सुनकर राजू माया को घर ले आता है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर और शक पैदा होने लगता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, हमारी शादी को तो अभी 1 ही महीना हुआ है और उससे पहले तो मेरे और माया के बीच कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये कैसे? मुझे तो लगता है ये बच्चा विवेक का ही होगा। इतना सब सोचकर राजू के अंदर पछतावा जाग उठता है। वो मन ही मन अपनी माँ से माफी मांगता है और सहारा चाहता है। उसे समझ आने लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमारी शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है और माया माँ बनने वाली है। मैं बहुत परेशान हूँ। गांव में लोग भी ताने मारते हैं। मुझे आपका सहारा चाहिए।
मैं माया को उसके घर छोड़ना चाहता हूँ। क्या आप मेरा साथ दोगी? हाँ बेटा, गलती तो इंसान से ही होती है। अगर तुमसे गलती हो गई है तो उसे सुधारना भी जरूरी है। मैं सब संभाल लूंगी, लेकिन आगे से ऐसे गलती मत करना। और हाँ, अब सही रास्ता चुनो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। काकी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। राजू ने मुझे गहनों और पैसों का लालच दिया और मैं अपने पति विवेक को छोड़कर आ गई। लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है। मुझे मेरी गलती की सजा मिल रही है। काकी, मुझे माफ कर दीजिए और मेरी मदद कीजिए। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। बेटा, अब टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब ठीक कर देंगे। चलो, अब माया को उसके असली घर छोड़ाते हैं और सच्चाई का सामना करते हैं। ना कहकर सब लोग विवेक के घर की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद विवेक भी बाहर से काम करके वापस आता है और घर के बाहर राजू और उसकी माँ को देखकर चौंक जाता है। वो मन ही मन सोचने लगता है, ये राजू और उसकी माँ मेरे घर पर क्या कर रहे हैं? अरे विवेक, आ गया तू तो बड़ा भाग्यशाली है। मैं तो तुझे देखने आया था। सुना है माया माँ बनने वाली है। कैसी है वो? सोचा थोड़ा मदद कर दूं, है ना माया? विवेक सब कुछ सुनकर हैरान रह जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। बेटा विवेक, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग तो बस माया को सहारा देने आए हैं। आखिर वो माँ बनने वाली है। ऐसे समय में उसे अपने लोगों की जरूरत होती है। तुम तो बाहर काम में लगे रहते हो, इसलिए सोचा हम आकर इसका ख्याल रख लें ताकि इसे किसी तरह की तकलीफ ना हो। बाकी तुम चिंता मत करो बेटा, हम हैं ना, सब संभाल लेंगे। कुछ समय बाद माया को एक प्यारा सा बेटा होता है। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। विवेक अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाता है और माया से भी पहले से ज्यादा प्यार करने लगता है। राजू, काकी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने माया का इतना ख्याल रखा और हर काम में साथ दिया। अरे ये सब छोड़ो, पहले मिठाई बांटो। और हाँ दोस्त, तुम अभी शहर से आए हो, तुम घर पर रहो। मैं जाता हूँ माया के मायके मिठाई देने। राजू माया के मायके जाता है। वहां पहुंचकर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगता है और पूरी सच्चाई बता देता है। उसकी बात सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन फिर समझ जाते हैं कि अब सच सामने आ चुका है और अब किसी का घर टूटने नहीं देना चाहिए। राजू बेटा, तुमने सही किया। माया ने हमसे झूठ बोला और गलत रास्ता चुना, लेकिन तुमने सच्चाई बताकर बहुत अच्छा किया। अब हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। बस इतना चाहते हैं कि माया और विवेक का घर बसा रहे, वही उसका असली घर है। इस तरह सच सामने आता है, गलतियां सुधरती हैं और एक टूटता हुआ घर फिर से बस जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। और बताइए, ऐसा दोस्त सबको मिलना चाहिए या ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए? वीडियो को शेयर भी कीजिए।